वैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि एज्योर का जो नेटवर्किंग का पार्ट है ना, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। आज हम बात करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद वीपीएन, और यहाँ पे वीपीएन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। Virtual private network, it's a type of connection that we are going to establish between two different IP based devices, two different location based devices, two different regional based or zone based devices. एक ऑफिस आपने इस्टेब्लिश किया, फॉर एग्जांपल दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट एज्योर, उसके बाद फिर हम एज्योर को इन्वॉल्व करेंगे। द ऑफिस दैट यू इस्टेब्लिश इन लोकेशन ऑफ दिल्ली, ये आपका ब्रांच 1 हो गया। दूसरी ब्रांच आपने इस्टेब्लिश की पुणे में, ठीक है। और आपके कुछ एम्प्लॉयज जो है ना, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हर एक बंदा अपने खुद के नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, उनकी खुद की आईएसपी रहता है, खुद के रिसोर्सेज रहते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वो सब अपना घर से ही अरेंज करते हैं। ऑफिस प्रोमाइसेस में डेफिनेटली बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल हैं, स्टोरेज अवेलेबल है, डेटाबेस अवेलेबल है, सिक्वल सर्वर अवेलेबल है, ओरेकल सर्वर अवेलेबल है। अब इन ब्रांचों के बीच में डेफिनेटली हर एक ब्रांच का आईपी एड्रेस आपका सेपरेट होगा, और सेम भी होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट आईपी एड्रेस मल्टीपल टाइम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली की ब्रांच में हमने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो ए क्लास की आईपी एड्रेस है /24, और जो पुणे में मशीनें लगी हैं उसमें हमने बी क्लास की आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर रखा है, लाइक दिस। यहाँ पे जितनी मशीनें हैं पुणे लोकेशन में, वो सभी 172 की आईपी एड्रेस पे हैं, और जो दिल्ली लोकेशन में मशीनें हैं वो आपकी 192 की हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप बिटवीन बोथ। बाय डिफॉल्ट इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना तो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए दो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से, प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू दो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वी आर नॉट एबल टू डू दैट जब तक आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जब तक आप कोई थर्ड पार्टी डिवाइस को इन्वॉल्व नहीं करते। नो, वी आर नॉट ऑथराइज फॉर दैट। जब आप थर्ड पार्टी टूल, थर्ड पार्टी डिवाइस को आप यूज करेंगे, देन यू आर एबल टू डू दैट। चलिए बात करते हैं यहाँ पे और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। दो तरीके हैं अगर आप इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो या तो आप रूटर लगाइए। दोनों के केस में रूटर बहुत कॉस्टली पड़ता है, मीन्स एक सिंगल रूटर परचेज करने के लिए वी हैव टू पे अप टू मिनिमम 60 to 75,000, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा राउटर खरीदते हैं, कौन सी ब्रांड का राउटर खरीदते हैं, वेंडर का राउटर खरीदते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो ऑलरेडी हमने दोनों लोकेशन में ना फायरवॉल लगा रखे हैं, डेफिनेटली, क्योंकि ये कॉमन है, मैंडेटरी है। इस लोकेशन में हमने एक फायरवॉल लगा रखा है, यहाँ पे भी हमने एक फायरवॉल डिवाइस लगा रखा है। सारी डिवाइसेस हमारी फायरवॉल से होकर जाती हैं, सारे कनेक्शन हमारे फायरवॉल से होके जाते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड वगैरह सारा कुछ है। अगर अपने पास फायरवॉल है, लोकल एरिया की बात करें, लोकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तब भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वीपीएन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हम इन फायरवॉल के बीच में वीपीएन को सेटअप करते हैं, एक फायरवॉल से दूसरे फायरवॉल पे, तो ये हमारा कहलाता है साइट टू साइट वीपीएन। ये हमारा कंसीडर कहलाता है साइट टू साइट वीपीएन। अगर वर्क फ्रॉम होम वालों बंदों को हम वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड करते हैं, नो मैटर कहाँ पे उसकी लोकेशन है, हाँ, प्री रिक्विजिट बस इतना है कि डिवाइस हमारा इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। इंडिविजुअल मशीन को हम साइट टू पॉइंट वीपीएन कंसीडर करते हैं। इंडिविजुअल मशीन को कम्युनिकेट कराने के लिए
वर्क फ्रॉम होम में बंदा काम करने वाले के लिए हम साइट टू पॉइंट वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा का पूरा ऑन प्रोमाइसेस पे था। मॉडर्न टाइम है, ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर 100 सीट की भी ऑर्गेनाइजेशन है, 50 सीट की भी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी कंपनी है आईटी की, 50 सीट हैं, 50 एम्प्लॉय यहाँ काम करते हैं, डेफिनेटली दे नीड टू यूज एटलीस्ट वन सर्विस फॉर ओवर अ क्लाउड। वो 100% क्लाउड से एक सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे एक और ऐड किया, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑन प्रोमाइसेस, ये हमारा एज्यूर पोर्टल है। अब जो एज्यूर पोर्टल है, इस एज्यूर पोर्टल पे हमने कई सारे रिसोर्सेज लगा रखे हैं। ये हमने सिक्वल लगा रखा है, ये हमने होस्टिंग कर रखी है अपनी वेबसाइट की, कंपनी की वेबसाइट और एलएमएस इसी से काम करता है। और एक हमने अच्छा खासा स्पेस वाला स्टोरेज खरीद रखा है 100 TB का, जिसमें हमारे जितनी भी ब्रांचेस हैं, वर्क फ्रॉम होम करने वाले बंदे, दिल्ली में काम करने वाले बंदे, पुणे में काम करने वाले बंदे, हर एक बंदों का डेटा, पर्सनल ऑफिशियल डेटा, वी आर गोइंग टू स्टोर ऑन 100 TB ऑफ स्पेस। लेकिन वो कहाँ है? एज्यूर पे है। एज्यूर की सर्विसेज को ऑन प्रोमाइसेस के साथ ज्वाइन करने के लिए दो मेथड है। एक हमने पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया था, और एक हम प्राइवेट एंड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहिए। पब्लिक में प्रॉब्लम क्या है ना, सिक्योरिटी कम है। हम किसी के साथ अगर गलती से शेयर कर दिए, या कोई पहचान लिया इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि किसी ने वो इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ली, हैक कर ली, गेस कर ली, तो वो भी कहीं से भी ओपन कर सकता है, क्योंकि पब्लिक तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। उसमें कोई ये नहीं कि इस पे ये एक्सेस करेगा, ये एक्सेस नहीं करेगा। उसके लिए भी ऑप्शन है, व्हाइट लिस्ट टाइपिंग, आईपी एड्रेस वगैरह व्हाइट लिस्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज द रीजन we always try to make a connection or distribute the services from one location to another location using private network। अब प्राइवेट जब नेटवर्क आता है तो उसमें आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अपने पास ऑन प्रोमाइसेस है, दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन। यहाँ पे हमने एक लोकल मशीन सेटअप किया, 192.168.1.10 इसकी आईपी एड्रेस है। पुणे लोकेशन में एक सिस्टम है जिसकी आईपी एड्रेस है 172.16.1 डॉट मे बी 50। बाय डिफॉल्ट इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू तो कभी भी नहीं होगा कम्युनिकेशन, राइट? अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए आपको लगाना पड़ेगा वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन यूज करता है प्रोटोकॉल। अब ये एज्योर पोर्टल पे भी हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा साइट टू साइट और एक मिलेगा पॉइंट टू साइट। दोनों तरीके के वीपीएन हम इसमें एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया तो आपके डिवाइसेस किसी भी ब्रांच में किसी इंडिविजुअल के साथ डायरेक्टली विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वीपीएन। अगले पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। वीपीएन यूज करता है प्रोटोकॉल्स, हर एक सर्विसेज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, बट वी शुड नो अबाउट क्या हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। लाइक एज अ डीएससीपी, definitely it's a type of protocol, right? And DNS is also a type of protocol, as it is जब हम बात करते हैं VPNs के केस में, तो definitely VPN also using multiple protocols। VPN भी हमारा कई सारे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है। एंड
we should know about the usage of all the protocols. At least नाम तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमारी मदद करेंगे. एक लिस्ट है अच्छी खासी वीपीएन प्रोटोकॉल्स की, क्योंकि sometime they are going to ask you वीपीएन कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड. तो अब बेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. एक आपको मिलेगा SSTP, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट वीपीएन. माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस के लिए ये मोर कंपैटिबल है. दूसरा आपको मिलेगा PPTP. देन ओपन वीपीएन अभी रिसेंटली इन्होंने ऐड किया, राइट. ओपन वीपीएन इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल. IKE वर्जन 2, और इसी को बोलते हैं IPsec, आईपी सिक्योरिटी. एंड एक और प्रोटोकॉल था विच इज वायर गार्ड, ठीक है ना. वायर गार्ड, ये मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वीपीएन को इस्टेब्लिश करने के लिए. कभी भी कोई भी वीपीएन आप बनाओगे, ठीक है, कभी भी कोई भी वीपीएन आप क्रिएट करोगे, तो all VPNs are applicable for, all VPNs can work with protocols. Without protocols, we cannot perform any task related to the VPN. Everything is okay, everyone. Please, अगर आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो. बेस जितना क्लियर रहेगा, प्रैक्टिकल उतनी आसानी से समझ में आ जाएगा. प्रैक्टिकल की हेडेक नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. SSL VPN क्या होता है? SSL VPN ही आपका IKE, IPsec या SSL, अब तीनों में से कोई भी नाम दे दो. ओके ठीक. SSL is the way that help us to encrypt the communication, ओके है ना. SSL VPN, सॉरी, प्रोटोकॉल नहीं है. We cannot mention it as a VPN, बट हाँ, अगर आप क्लाइंट बोलता है तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ VPN. जब भी हम IPsec के थ्रू या IKE वर्जन 2 के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें SSL इन्वॉल्व हो जाता है. ओके. ठीक तो है. मतलब हम लोग जब कभी VPN कॉन्फ़िगर करेंगे, ये पांचों प्रोटोकॉल यूज करना होता है या पांचों में से ना कोई ना, भी प्रोटोकॉल, वन एक वन प्रोटोकॉल? वन वन वन, ये तो बहुत ओल्ड हो गए. हम्म. SSTP तो कोई यूज ही नहीं करता अभी. पीपीपी अच्छा. पीपीटीपी भी मोस्टली नहीं यूज होता है ना. नो वन कैन यूज इट. हम्म. तो बेसिकली जो यूज होते हैं ना, वो ये आपके IPsec का इस्तेमाल कर लेते हैं. एंड ओपन वीपीएन भी काफी पॉपुलर है. मतलब हम्म. पॉइंट, साइड टू पॉइंट के लिए ना मोस्टली बंदे ओपन वीपीएन का ही इस्तेमाल करते हैं. ओके. ये हमें मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा जब हम हाँ कम्युनिकेशन जी, हाँ जी. एस्टेब्लिश. जब आप वीपीएन बनाओगे ना, ये आपसे पूछे, खुद ही पूछेगा. आप फायरवॉल के थ्रू बनाओगे तब भी विच VPN, विच प्रोटोकॉल डू यू वांट टू यूज टू सेट अप योर VPN, ये आपको ऑप्शन देगा एंड यू नीड टू सेलेक्ट इट. सो साइट टू साइट एंड पॉइंट टू साइट, वो दोनों हाँ के जी. लिए ये डिफरेंट रहेंगे प्रोटोकॉल्स. साइट टू साइट और साइट टू पॉइंट इज द टाइप ऑफ मेथड जिसमें हम सेम कम्युनिकेशन देते हैं. VPN प्रोटोकॉल्स का उनसे कोई मतलब नहीं है. आप कहाँ पे कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हो, कौन सा VPN लगा रहे हो, साइट टू साइट लगा रहे हो, साइट टू पॉइंट लगा रहे हो. ओके. प्रोटोकॉल्स ये कॉमन है एंड दीज प्रोटोकॉल्स आर एप्लीकेबल फॉर बोथ द मेथड. ऐसा कुछ नहीं है कि साइट टू साइट के लिए अलग आएगा. सो इन नाउडेज व्हाइल वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, जो VPN हम यूज करके ऑफिस नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, हम्म. दैट इज कॉल्ड साइट टू पॉइंट VPN. साइट टू पॉइंट VPN डेफिनेटली. ओके. एंड ये प्रोटोकॉल्स ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क और अपना क्लाउड नेटवर्क दोनों के एज लिए एप्लीकेबल है, राइट? डेफिनेटली. ओके. VPN गॉट इट. वही है, हमने जगह उसकी चेंज कर दी है. गॉट इट. आप फायरवॉल से कॉन्फ़िगर करोगे, यही प्रोटोकॉल मिलेगा. एज्योर से कॉन्फ़िगर करो, AWS से कॉन्फ़िगर करो, गूगल क्लाउड से कॉन्फ़िगर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रोटोकॉल कभी चेंज नहीं होंगे, कॉमन Yep. प्रोटोकॉल्स रहेंगे. Correct. Okay. आई थिंक वी गुड विद द कॉन्सेप्ट. ये तो केवल स्ट्रक्चर था समझने का, VPN की आएगा कैसे पिक्चर में. अब बात करते हैं
टूल्स की। अब बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स की। अगर एज़्योर पोर्टल से अगर मैं ऑफिस नेटवर्क पे कनेक्ट करता हूँ, ऑफिस में फायरवॉल है और एज़्योर नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ, तब हम लोग साइट टू साइट ही होगा या साइट टू पॉइंट होगा? अगर आप ऑफिस में बैठ के करेंगे, सारे बंदे कर पा रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट कर पा रहे हैं, तो साइट टू साइट होगा। अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप से कर रहे हो, अपने खुद के नेटवर्क से कर रहे हो, तो साइट टू पॉइंट होगा, सिंपल। नहीं, मतलब ऑफिस के जो फायरवॉल है उससे आपका एज़्योर नेटवर्क के बीच में वीपीएन होगा, राइट? वो साइट टू साइट होगा फिर। साइट टू साइट। बल्क में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, बल्क में। ऑफिस में एक दो मशीनें तो रहेंगी नहीं, एचआर भी है, सेल्स भी है, आरटी भी है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सबकी मशीनें एज्योर से जुड़ी हुई हैं। क्यों? राइट। जब तक वो ऑफिस में रहेंगे तब तक कनेक्ट कर पाएंगे। घर के नेटवर्क का यूज करेंगे, उनका वीपीएन काम नहीं करेगा, उसके लिए भी साइट टू पॉइंट लगाना पड़ेगा, राइट। ओके। अगला पार्ट है हाउ टू कॉन्फ़िगर एज्योर वीपीएन, विच इज रियली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अभी क्या है ना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न ये चेंज हो गया है कि कोई भी कंपनी नए क्लाउड इंजीनियर को हायर करती है ना, तो वो प्रोजेक्ट देती है। आपकी हायरिंग हो गई है, राइट, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, प्रोफाइल को सेट करने के लिए कि इस बंदे की प्रोफाइल कहां पे मैच हो सकती है। एज्योर एज्योर सॉरी क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड एडमिन, क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड प्री सेल्स इंजीनियर, क्लाउड कंसल्टेंट, राइट। कई सारी प्रोफाइल होती है, 5 से 6 प्रोफाइल होती है क्लाउड में, एज्योर में, एडब्ल्यूएस में, सभी में। अब आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा टेक्निकल स्किल्स को चेक करने के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए चेक करने के लिए, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी प्रोफाइल मिलेगी। तो मेक श्योर कि बीपीएन तो आएगा आएगा ही, और ये सारे प्रोफाइल के लिए एप्लीकेबल है, आर्किटेक्ट, एडमिन, प्री सेल्स इंजीनियर, सभी के लिए। चलिए बात करते हैं प्री रिक्विजिट की। कुछ नहीं करना है आपको। पहला, ओपन एज्योर पोर्टल बेस से, आप अपने एज्योर पोर्टल को ओपन करिए। नंबर दूसरा, क्रिएट वीनेट। आप एक वीनेट बनाओगे विद 2 सबनेट, एक वीनेट 2 सबनेट के साथ। नंबर तीसरा, क्रिएट वर्चुअल गेटवे। एक होता है एज्योर वर्चुअल गेटवे, आप ये वर्चुअल गेटवे बनाएंगे। नंबर 4, कॉन्फ़िगर वीपीएन। ठीक है, आप क्या करेंगे, वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे, इसी गेटवे के अंदर मिलेगा। दैट्स इट। क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होगी वो ऑन प्रोमाइसेस डिसाइड करेगा। ऑन प्रोमाइसेस से हमें सेल्फ साइन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी बस। ये 4 चीजें हमें मेंशन करनी है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दूं ताकि टाइम आप हम यूटिलाइज कर पाए। ये जो गेटवे बनने में टाइम लगता है ना, इसमें टाइम लगता है 40 टू 50 मिनट का। ठीक है, मतलब हम अभी प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड करके छोड़ देंगे, 40 से 50 मिनट का टाइम लगेगा, 1 घंटे से ज्यादा का। दूसरा, जब आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे ना, आप कोई भी मेथड यूज करो, कई सारे मेथड है वीपीएन को सेटअप करने के लिए। एज्योर एडी से वीपीएन सेटअप हो जाएगा, और दूसरा एक मेथड होगा आपका लोकल फायरवॉल से, आप कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करो, वहां से कॉन्फ़िगर सेटअप हो जाएगा। और तीसरा होता है सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट, है ना, एक होता है सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट। ये मेथड होते हैं 3। इन तीनों में से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो, इनको प्रोसेस लेने में, उनको इनका पूरा प्रोसेस होने में 15 टू 25 मिनट का टाइम लगता है। बीपीएन क्यों प्रोजेक्ट की तरीके से कंसीडर करती है हर कंपनी, बीपीएन क्यों चाहती है को हमारे इंजीनियर को बीपीएन के बारे में अच्छी नॉलेज हो एज्योर के, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है इन कंपेयर ऑफ अदर प्रैक्टिकल्स दैट वी कंप्लीटेड सो फार। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। अभी हम यहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं अपने टाइम को, पोर्टल पे चलते हैं, जो हमारी प्री रिक्विजिट्स है उसको फुलफिल करते हैं। पहला काम, एक वीनेट बना लेते हैं हम। एज्यूर एडी से वीपीएन कॉन्फ़िगर
मतलब कैसे होगा? एज्योर एडी पे यूजर बनाएंगे, उस यूजर को हम वीपीएन यूजर बनाएंगे, ओके। है ना। बंदा ऑन प्रोमाइसेस पे कनेक्ट रहेगा, वो ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे हम एक वीनेट बना रहे हैं, वीपीएन वीनेट के नाम से, ठीक है। 2 सबनेट एज वी डिस्कस्ड, 2 सबनेट चाहिए हमें। एक क्लास यूज चलते हैं हम लोग के। और वो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट से कैसे होगा? सेल्फ साइन स्टेप बाय स्टेप, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी तो हम पहुंचे नहीं उस वाले पार्ट पे। Definitely we are going to discuss about how we can manage and create a self sign certificate. PowerShell पे command execute करेंगे and to generate a self sign certificate, and then same certificate को cloud को upload करेंगे, start using services। 25 हमारा पार्ट है, 128 मशीन्स मिल जाएंगी, IP एड्रेसेस मिल जाएंगे। आई एम गोइंग टू क्रिएट टू सबनेट, VM सबनेट, और इसमें 25 पूरा यहाँ तो पे नहीं चाहिए हमें। दो दो सबनेट का रिक्वायरमेंट क्यों हो रहा है? हमारा जो VPN है ना, VPN जब आप बनाओगे ना, तो एक पूरा का पूरा नेटवर्क सबनेट उसे सेपरेट चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए रिमोट डेस्कटॉप, गिव मी 1 मिनट। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ ताकि आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो सके। ये मेरा विंडोज का सिस्टम है, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक द RDP, ये विंडोज का मशीन है। अगर मैं यहाँ पे रन के ncpa.cp, तो ये क्या करेगा, हमारे इथरनेट एडाप्टर को, करेक्ट। यहाँ पे कई सारे इथरनेट एडाप्टर दिखाई देते योर वॉइस हैं। इज टू लो। What about other brother? Hello. नाउ इट इज ओके। नो नो। ठीक है। So now we are able to find multiple adapters. Ethernet to VMware का एडेप्टर है ये, VNet VM नेटवर्क नहीं, मतलब इससे इन दोनों से कोई लेना देना नहीं हमें, क्योंकि these adapters are applicable for the virtual machines जो आप VMware पे क्रिएट करेंगे। एक वाईफाई का अडेप्टर है जिसको हमने डिसेबल कर रखा है। उसके अलावा आप देखिए 2 VPN के अडेप्टर दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो दीज अडेप्टर्स आर डिस्कनेक्टेड, क्योंकि मैंने VPN डिलीट कर दिया है, तो डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। इसमें प्रोटोकॉल भी बता रहा है कि आपने जो VPN बनाया ना IKE वर्जन 2 से बनाया, मतलब IP6 से बनाया, मतलब SSL से बनाया। अब एक डेडिकेटेड सबनेट्स क्यों देने पड़े, क्योंकि ये जो एडेप्टर होगा ना, इसमें कुछ IP एड्रेस आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इस एडेप्टर की IP एड्रेस एक अलग होगी, प्राइवेट IP एड्रेस इस एडेप्टर की सेपरेट होगी। इसकी अलग है, इसकी अलग होगी, इन सब की एडेप्टर की प्राइवेट IP एड्रेस अलग होगी। अगर हम सेपरेट एडेप्टर नहीं देंगे, तो जो हमारी VM अवेलेबल हैं, जो हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं, और जो हमारे VPN से कनेक्ट करने वाले डिवाइसेस हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। हमने डेडिकेटेड एक सबनेट डिजाइन किया, एंड दिस सबनेट विल बी एप्लीकेबल फॉर ओनली द आउटसाइड रिसोर्स कम्युनिकेशन, मतलब VPN के लिए हम उसको रखेंगे। ओके, मतलब एक होगा इंटरनल सिस्टम्स के लिए हाँ, एज़्योर में, और एक है आपको ओनली वीपीएन के लिए जो VPN के आईपी, लिए। जैसे जैसे हम लोग फायरवॉल टू फायरवॉल में हम लोग वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसमें एक वीपीएन के लिए एक अलग से सेगमेंट का आईपी असाइन होता है। दैट एग्जैक्टली, इज ओके एग्जैक्टली। ओके। तो एक सबनेट हम अभी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, दूसरा सबनेट बाद में ऐड करेंगे, जब हमारा वीनेट क्रिएट हो जाएगा ना, तब हम दूसरे सबनेट को क्रिएट करेंगे। उसका रीजन है, कई सारे ऐसी सर्विसेज हैं, अगर आप उनका नाम चेंज कर दोगे ना, तो वो काम करना बंद कर देंगी। अगर आपने सबनेट कुछ भी रख दिया XYG सबनेट, और आप ढूंढोगे उस सबनेट को VPN बनाते समय, तो वो सबनेट नहीं मिलेगा, क्योंकि एज्योर ने बोला है कि जो नेम मैंने आपको प्रोवाइड किया है, यू मस्ट नीड टू यूज द सेम नेम टू डिजाइन योर VPN। दैट इज द रीजन अभी हम कोई और दूसरा सबनेट नहीं बना रहे हैं, VM सबनेट बना करके इसको रेडी कर देते हैं। जैसे ये रेडी होता है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर सबनेट। हम क्या करेंगे, दूसरा सबनेट यहाँ पे तैयार करेंगे।
इट विल नॉट टेक मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। बीनेट हमारा रेडी हो चुका है एंड लेट्स प्रोसीड विद सबनेट। दूसरा वाला सबनेट बीनेट ओपन करो आप, सेटिंग्स में जाओ, सबनेट्स पे जाओ, यहाँ पे अपने पास एक सबनेट ऑलरेडी अवेलेबल है। लेट मी ऐड अनदर सबनेट, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है विच वन, एज्योर वर्चुअल गेटवे सबनेट। ठीक है, आप ये सबनेट प्रोवाइड करो। प्रीफिक्स में 2626 हम ऐड कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं इसको। द नेम ऑफ अदर सबनेट कंसीडर एज ए गेटवे सबनेट। अगर मैं इसकी जगह दूसरा नाम रखूंगा तो अभी जो दूसरा वर्चुअल गेटवे जो बनाने वाले हैं वहां पे ये हाईलाइट ही नहीं होगा। नाउ इट्स ओके, आई एम गोइंग बैक टू द पोर्टल। दूसरे विजार्ड पे जाते हैं और अब हम मेन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं जो हमारी मदद करेगा बीपीएन को इस्टेब्लिश करने के लिए। हम लोग आईपी सेम नेटवर्क का ही दिए क्या? सबनेट में हाँ। हाँ सेम ही रहेगा ना, एक ही वीनेट है तो आईपी रेंज सेम ही होगी ना। एज्योर वर्चुअल गेटवे, अब सर्च करो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। virtual network gateway, right? So definitely it is applicable for hybrid environment. एक्सप्रेस रूट बनाना है या फिर आपको VPN बनाना है, that will help us. हम यहाँ पे एक एक्सप्रेस नॉट एक्सप्रेस एक हाइब्रिड वर्चुअल गेटवे क्रिएट करते हैं। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए, मे बी कि थोड़ा सा टाइम कम लगे, बट वी डोंट नो, वो आगे ही डिसाइड होगा, अभी तो पॉसिबल नहीं है, देखते हैं। हम लोग एक्सप्रेस राउट क्रिएट कर रहे हैं। VNet VPN नॉट एक्सप्रेस रूट। ओके, Azure VPN गेटवे, ये हमने नाम दे दिया। Azure VPN गेटवे, सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। एक्सप्रेस रूट नहीं तैयार कर रहे हैं हम, VPN तैयार कर रहे हैं। दोनों ऑप्शन यहीं पे है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है दोनों में। जिस तरीके से लॉन्चिंग की थी ना Azure ने एक्सप्रेस रूट की, उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म सेम टास्क, कॉस्ट दोनों की अलग है। एक्सप्रेस रूट यू हैव टू पे मच अमाउंट फॉर द एक्सप्रेस रूट अगर आप जाते हैं तो, VPN थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। प्लस VPN इज अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सर्विस, एक्सप्रेस रूट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ऑल्दो दिस इज द पार्ट ऑफ डेफिनेटली ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट, बट उनका खुद का प्रोडक्ट है। सो दैट इज द रीजन 90% ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू सेट अप देयर इन्वायरमेंट बाय यूजिंग द VPN नेटवर्क, है ना, सभी कोशिश करते हैं VPN नेटवर्क के थ्रू मैनेज करने के लिए। SKU जिसको हम बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसमें हम VPN गेटवे A to Z कहीं पे भी हम मैनेज कर सकते हैं। दिस इज आवर नेटवर्क VPN गेटवे, अपने आप गेटवे आ गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नाम सही दिया था। एक पब्लिक IP एड्रेस देंगे, VPN पब्लिक IP हमने नाम दे दिया, और VPN IP2, है ना, 2 IP देनी पड़ेगी, ऑल्टरनेट एक IP रहेगी ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। That's it, but we are not able to find resource group, मे बी ये प्रॉब्लम करें, पर देख लेते हैं। नहीं, एक ही रिसोर्स ग्रुप है तो इसने पिक कर लिया। चलिए, ऑल गुड। अब जो टाइम लगने वाला है ना इसमें, ये लगेगा मोर देन 30 मिनट। अगर अभी रिसेंटली किसी ने एज्यूर ने कुछ चेंजेस किया है बैकएंड से, दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव टू वेट अप टू 30 मिनट। इसमें एक जनरेशन का ऑप्शन था, वो क्या था? जनरेशन इज अ काइंड ऑफ SKU. Stock keeping unit can help us to identify the number of machines that you are able to add
with which Hmm. generation based IP address. Okay. किसी में 50 है, किसी में 100 होस्ट है, किसी में 500 होस्ट है, किसी में 2000 होस्ट है। तो ये कैपेसिटी डिसाइड होती है Okay. Got it. कि हम अलाउ ही नहीं करने वाले हैं इससे ज्यादा किसी को, Hmm. राइट? सो Yep. नाउ इट्स डन। नेटवर्किंग का लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट यू कैन से दैट कंटेंट है, चैप्टर है। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किससे, रिलेटेड टू द compute resources. We are going to talk about the compute services. ठीक है, सो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा ठीक ठाक नंबर, मतलब 20 से मोर देन हाफ एन आवर रिक्वायर्ड रहेगा इसमें। तब तक हम थोड़ा सा और पार्ट देख लेते हैं। अगला जो मॉड्यूल है ना, वो है कंप्यूट रिसोर्सेज का। कंप्यूट, वैसे तो हर एक मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, बट let me help you to understand about the topics that we are going to cover in case of compute resources, compute management. चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी हम इस पे ही रहेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद Azure कंप्यूट मैनेजमेंट। ठीक है, ये अगला एक प्रॉपर मॉड्यूल है। एनीवन कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन डायरेक्टली टू द पोर्टल। कोई भी बंदा 5 मिनट की वीडियो देख करके, कोई भी जिसने कोर्स किया है वो भी, जिसने कोर्स नहीं किया वो भी, हर एक बंदा नॉर्मल वर्चुअल मशीन को आसानी से क्रिएट कर सकता है। बट सिर्फ वर्चुअल मशीन क्रिएट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रबल शूटिंग, वी अंडरस्टैंड अबाउट द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। और एक ही तरीका नहीं है वीएम क्रिएट करने का, वी हैव अ लॉट्स ऑफ वे, लॉट्स ऑफ मेथड, lots of types of virtual machines that we can create over a portal. चलिए पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। वीएम मैनेजमेंट मेन यहाँ पे मोटो रहेगा, जिसमें क्रिएट करना, कॉन्फ़िगर करना, स्नैपशॉट लगाना वीएम का और डेटा का दोनों का, इमेज क्रिएट करना, है ना। और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन डिमांड वीएम। क्या होता है ऑन डिमांड वीएम? दूसरा होता है आपका डेडिकेटेड वीएम, तो नहीं होता, डेडिकेटेड होस्ट होता है, इनडायरेक्टली वीएम ही क्रिएट करते हैं इनसे। एक होता है आपका डेडिकेटेड और एक होता है आपका नॉट अ काइंड ऑफ शेड्यूल, ऑन डिमांड, डेडिकेटेड, वीएमएसएस जो हमने डिस्कस किया था ना एक बार ऑटो स्केलिंग के टाइम पे। सो वीएमएसएस होता है वर्चुअल मशीन स्केल सेट, और तीसरा होता है आपके पास रिजर्व वीएम। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझो, उसका बजट समझने की कोशिश करो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिसाइड द वीएम। आपकी जिम्मेदारी बनती है, कितने भी बड़े प्रोफाइल पे बंदा क्यों ना काम कर रहा है एज्यूर पे, कोई बहुत बड़ा डेवलपर है, एज्यूर डेवऑप्स इंजीनियर है, एज्यूर डेटा साइंस इंजीनियर है, एज्यूर पावर बीआई इंजीनियर है, कितना भी बड़ा टास्क कर रहा हो, कितनी भी अच्छी प्रोफाइल पे काम कर रहा हो, जब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है तो एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है। जब जब भी बात आएगी कि हमारे एज्योर पोर्टल की जो कॉस्ट है इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा क्यों आ रही है, एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो हर एक रिसोर्सेज को मॉनिटर करे, मॉडिफाई करे, चेक करे, एज पर द रिक्वायरमेंट उसको कॉन्फ़िगर करे। सबसे कॉस्टली वीएम वैसे तो डेडिकेटेड है इसमें, लेकिन ऑन डिमांड भी कम नहीं है। ऑन डिमांड की जो कॉस्ट है ना,
आप कितने सालों के लिए परचेज करो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, उसकी कॉस्ट एज इट इज रहेगी। टाइम टू टाइम मार्केट में चेंजेस होंगे, आपकी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। 5 रुपीज पर आवर की बीएम आपने खरीदी थी 2 साल पहले, अब वही वर्चुअल मशीन की कॉस्ट अगर 8 रुपीज पर आवर है ना, तो एजुर इमीडिएटली चेंज कर देगा। अब अगली इनवाइस में, आपके अगले महीने की इनवाइस में सेम चार्ज देना स्टार्ट कर देंगे आप। नंबर नेक्स्ट, अगला पॉइंट है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग डेवलपर को टेक केयर करते हैं, एज्योर होस्टिंग सर्विसेज, ठीक है ना। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो होस्टिंग होती है ना, किसकी, वर्डप्रेस की। कोई कंपनी कहती है मुझे वर्डप्रेस का सर्वर होस्ट करके दे दो, कोई कहता है मुझे कोड बेस्ड होस्टिंग चाहिए। मतलब वेबसाइट वो आपको हैंड ओवर करेगा, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है ना उस वेबसाइट को लाइव करना। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एज्यूर कंप्यूट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज डिस्क मैनेजमेंट। हम अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर जो डिस्क है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है, इन सभी की जिम्मेदारी हमारी बनती है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी आर ऑल्सो responsible to what? We are also responsible to manage the troubleshooting, remote access. That is the reason networking important है। NSG, VNet, सबनेट, वी नीड टू टेक केयर। वीएम ऐसे नहीं हम कहीं पे उठा के बना देंगे, नहीं, प्रॉपर सबनेट में होगा, प्रॉपर एनएसजी में होगा, प्रॉपर वीनेट में होगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम कहीं पे भी ऐसे अपनी वर्चुअल मशीन को नहीं क्रिएट करके टैग करेंगे। ऑलराइट, अगला है ऑटो स्केलिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे हमारे पास जब अभी हमने लोड बैलेंसर का पार्ट कंप्लीट किया था। सो उसमें क्वेश्चन ये था कि हाउ आई नो अबाउट माय सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये ऑटो स्केलिंग कब काम करेगा, कैसे काम करेगा। हमने तो कुछ दिया नहीं इसमें, रेंज नहीं दी हमने इसमें, लाइक कोई कोई यूटिलाइजेशन का वो नहीं दिया, पार्ट नहीं दिया, तो ये कैसे अपने आप से डिसाइड करेगा। ऑटो स्केलिंग कंप्यूट के पार्ट में विल गाइड अस कि आप ऑनर हो अपने पोर्टल के, आप ऑनर हो अपनी वर्चुअल मशीन को, तो ठीक है आप 75% पे रखो, 60% पे रखो, 50% पे रखो, 10% पे रखना है, 20% पे रखना है, लोअर वाला अपर वाला 60 पे रखना है, 70 पे रखना है, यू कैन डिसाइड। आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे बैकएंड से, आई एम गोइंग टू फॉलो दैट, हम उसको फॉलो करेंगे। एवरीवन प्लीज लेट मी नो अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें बनता है तो यू कैन आस्क। चलिए, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, 10 मिनट हुए हैं ये अभी। वीडीआई किसका पार्ट है? VDI, VDI, VDI is a वर्चुअल डेस्क। collection of, VDI is a kind of module. VDI VMware Horizon देता है, VDI Citrix देता है, VDI Windows Server 2019 देता है, VDI Azure भी देता है। अब डिपेंड करता है क्लाइंट को क्या चाहिए। क्लाइंट कहता है मुझे ऑन प्रोमाइसिस VDI चाहिए, तो आपको उसको 3 ऑप्शन दे दो, होराइजन दे दो, VMware Horizon दे दो, Citrix दे दो, Zen सर्वर, और या फिर विंडोज सर्वर का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन दे दो, जिसको RDS बोलते हैं, वही VDI है, टर्मिनल ओके। सर्विसेज है ना। हम्म। और लेकिन सबसे पॉपुलर जो है एज्यूर है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो एज्यूर है। एज्यूर ने इतनी अच्छी सर्विसेज, इतने अच्छे तरीके से VDI को हैंडल किया है ना, कि मतलब एक बंदा जो नॉर्मल AG104 की नॉलेज रखता है ना, वो भी एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप की चीजों को समझ सकता है।
इनका GUI, इनका इम्प्लीमेंट करने का तरीका, इनका प्री रिक्विजिट, इनके डॉक्यूमेंट्स, मतलब इन कंपेयर, if we are going to compare it ना अदर प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक बहुत बेस्ट है। तो VDI इज अ पॉइंट जिसके अंदर एक मशीन को मल्टीपल यूजर को एक्सेस हम देते हैं। VM हमने एक बनाई, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, 5 बंदे उसी VM का RDP एक्सेस कर रहे हैं एक समय में, सबकी प्रोफाइल अलग बन रही है, सब अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉस्ट कटिंग, यू कैन से दैट, एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ऑल पर डन। वो जो भी होस्ट रहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन हाई एंड पे रहेगा, राइट? तभी इतने सारे लोग एक साथ एक्सेस कर पा रहा है, वरना लैगिंग स्टोरेज वगैरह सबके इशू होंगे ना। एग्जैक्टली, बात तो करेक्ट। हमारे हार्डवेयर की रहेगी। हम डेफिनेटली हम एक नॉर्मल लैपटॉप परचेज करते हैं तो पहले डिसाइड करते हैं हमारा पर्पज क्या है। अब मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल हमने हम मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे पता है कि मुझे डोमेन के लिए एक VM चाहिए, एक क्लाइंट के लिए VM चाहिए, एक ESXi चाहिए, एक vCenter सर्वर चाहिए, सबका कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिसाइड किया। इवन मैं ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहा हूँ हार्डवेयर, तो अब मैं सबको कैलकुलेट करूंगा कि अच्छा ESXi के लिए 8 GB दे देंगे, vCenter के लिए 16 GB दे देंगे, सर्वर के लिए 4 GB चल जाएगा, क्लाइंट के लिए 4 GB चल जाएगा। अब मैं जब टोटल कर रहा हूं तो मिनिमम जो हार्डवेयर मुझे चाहिए वो 32 GB रैम का चाहिए, हम्म। एज इट इज। 5 यूजर अगर आपके एक कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं तो पांचों का पर्पज होगा डेफिनेटली। कोई ग्राफिक का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कोई PDF यूज कर रहा है, कोई नॉर्मल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज कर रहा है, तो उनको हम वेरीफाई करेंगे कि इसका पर्पज क्या है, देन डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज अ सेपरेट पार्ट, ओके, गॉट इट। है ना। यप। सो तो सो इसमें तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कॉस्ट कम होता है ना, मतलब एक सिस्टम पे अगर 5 यूजर के बीच में हम लोग डिवाइड ये कर रहे हैं, हाँ वही शेयरिंग कर तो, रहे हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है ना VDI। नॉट ओनली द कॉस्ट, देखो कॉस्ट आज की डेट में ना जो कंपनियां बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है ना, उनके लिए कॉस्ट नहीं मैटर कर रहा है। अगर एक कोई कंपनी, अगर आप ऑनर हो एक कंपनी के हो और यू आर जनरेटिंग अप टू 50 करोड़ पर मंथ, आई डोंट थिंक कि आपके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर करेगा, आपकी सर्विसेज मैटर करेंगी। आप बोलोगे कि मेरी सर्विसेज डाउन नहीं होनी चाहिए, जो खरीदना है खरीद लो। अमेजन की बात कर लें या फ्लिपकार्ट की बात कर लें, ये कभी नहीं कहते, ये कभी नहीं चाहते कि इनकी साइट डाउन हो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए। बैकएंड में जो IT की टीम है उनको बोल के रखा है कि भाई आपको जो यूज करना है करो, डाउन टाइम नहीं चाहिए हमें एक भी मिनट का, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस इससे रन कर रहा है। डाउन होने का मतलब है ट्रस्ट कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में, कंपनी के बीच में, और जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा 1 घंटे के अंदर वो नहीं मिलेगा हमें ना। तो कॉस्ट मैटर ज्यादा नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होती है। 5 मशीनों को रिपेयर करना, एक मशीनों को रिपेयर करना, 5 मशीनों को सेपरेटली रिपेयर कर रहे हैं, एक आपने होस्ट पकड़ा, होस्ट को रिपेयर कर दिया, 5 मशीनें रन करने लगी। तो बहुत सारा पैटर्न है, मतलब कॉस्टिंग तो है ही है, और कॉस्टिंग के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऑल ओके। यस। यप। चलो ये कंप्यूटर का पार्ट है। इतने सारे पॉइंट अगर हमें कंप्यूटर पे आ जाते हैं तो वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इश्यूज आ जाए, वी आर एबल टू रिजॉल्व देम। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, VM मैनेजमेंट से। ऐसे नहीं नॉर्मल वर्चुअल मशीन बना के दे देंगे, वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड अबाउट the 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 requirement of client, and according to that we are going to set up our infrastructure। कंप्यूट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट आता है VM मैनेजमेंट, ठीक है। YouTube की वीडियो देख करके VM नहीं क्रिएट करना है हमें, हमें बैकएंड समझना है, फिर हम वर्चुअल मशीन को स्टैब्लिश करेंगे किसी भी क्लाइंट के लिए। क्योंकि सिर्फ वर्चुअल मशीन क्रिएट करके RDP का हैंडओवर देना हमारा टास्क नहीं है। जब तक VM रन करेगी, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू देम। VM कई तरीके से बनती हैं। पहला है ऑन डिमांड, दूसरा है रिजर्व या रिजर्वेशन, तीसरा है डेडिकेटेड, और चौथा है अपने पास विच इज VMSS, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ठीक है। वी शुड नो अबाउट कि किस टाइप की वर्चुअल मशीन क्रिएशन में
क्या इस्तेमाल होता है? कुछ वीएम, शेयर्ड वीएम भी होता है कुछ? विच वन, सॉरी? शेयर्ड पेमेंट वीएम? हाँ, वो ऑन डिमांड ही तो है। अच्छा, ऑन डिमांड। हाँ, सो ऑन डिमांड की जो बात होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट भी कहता है कि यू इफ यू आर गोइंग टू प्रोसीड टू परचेज द वर्चुअल मशीन, और इसमें अगर आप शेयर्ड वीएम लेते, सॉरी ऑन डिमांड वीएम लेते हैं ना, इसका दो ही पर्पज है: टेस्टिंग स्मॉल प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये इनका पर्पज है। लार्ज प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं रिकमेंड करेगा कि आप ऑन डिमांड पे जाओ। इसका रीजन है, ये जो वीएम आप क्रिएट करेंगे ना, ये है पे पर यूज, नो डिस्काउंट। इस पे आपको कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट 3 महीने तक का प्रोजेक्ट है आपके पास, 6 महीने तक का, 180 दिन का प्रोजेक्ट है, आप ऑन डिमांड पे जा सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस ये जो सर्वर है, ये जो मशीन परचेज करते हो ना, ये आपकी पूरी तरीके से शेयर्ड रहती है। ये आपका बैकएंड का होस्ट हो गया, ये एज्योर के यूजर हो गए। आपने एक वीएम बनाया अपने अकाउंट से, मैंने अपना वर्चुअल मशीन है अपने अकाउंट से, XYZ किसी ने और ने वर्चुअल मशीन बनाई अपने अकाउंट से। तो ये जो वीएम्स आप क्रिएट कर रहे हैं ना, ये क्या है? शेयर्ड है। एक ही होस्ट को मल्टीपल अकाउंट को असाइन कर रखा है। हाई इन कॉस्ट, हाई इन कॉस्ट, डे वन से आपको पेमेंट देना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगली जो वर्चुअल मशीन है वो है रिजर्व वर्चुअल मशीन, है ना? और रिजर्व में तो आपको क्या मिलेगा? इसमें हम लोग ये एक होस्ट पे कितने, मतलब जो शेयर्ड वीएम में, मतलब उसमें एक वीएम होस्ट के ऊपर कितना वीएम्स क्रिएट है, वो हम लोगों को पता नहीं लगता है ना? नहीं नहीं, ये डिस्क्लोज कभी नहीं करते हैं कि हमने क्या इस्तेमाल किया होस्ट में, बैकएंड में। अच्छा। वो बोलते हैं आपको वर्चुअल मशीन मिल रही है, यू कैन यूज इट, बैकएंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दो आप। ओके। बैकएंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, डाउन नहीं होने देंगे, 95.99% आपको फॉल्ट टॉलरेंस देंगे। अगर आप इस वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेथड इस्तेमाल करो, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर वर्चुअल मशीन क्रिएशन में, वो बात करेंगे। ठीक है, हम्म। रिजर्व वर्चुअल मशीन में ना बहुत सारा बेनिफिट है, राइट? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे इसमें आपको पहला तो टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, टर्म्स में क्या होता है? आप 1 साल के लिए परचेज कर सकते हो, आप 3 साल के लिए परचेज कर सकते हो, है ना? और आप एक 5 साल के लिए परचेज कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है इसमें डिस्काउंट। ठीक है, इसमें आपको मिलता है अच्छा खासा डिस्काउंट। जैसे टर्म्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसमें आपको मिलता है लाइक, अगर आप मंथली पे करेंगे, है ना, तो आपको मिलेगा 15% to 35% का डिस्काउंट ऑन मंथली पेमेंट। अगर आप अप फ्रंट करते हो तो इसमें आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली अपफ्रंट पेमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा इसमें 25% to 60% फ्लैट डिस्काउंट, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये मंथली है और ये आपका अपफ्रंट पेमेंट है कि ठीक है हमने 1 साल के लिए खरीदा, पूरा पेमेंट एक साथ, तो उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ऑल गुड, ये है रिजर्व का कॉन्सेप्ट। इसमें कोई डेडिकेट, लॉकिंग भी रहता है क्या? लॉकिंग मतलब? मतलब जैसे मतलब 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए आपको मतलब पेमेंट लेना ही पड़ेगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा? या फिर मान लीजिए मैं 3 साल के लिए लिया, बट मैं 1 साल के बाद ही मैं सोच रहा हूँ नहीं मेरे को डिसकंटिन्यू करना है, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ रहता है, मैं चार्जेस काट लेता है या फिर?
नहीं नहीं नहीं, आपकी मशीन जो है आप डिसकंटिन्यू कर दोगे, आपका जो चार्जेस है ना वो आपका रिफंड हो जाएगा उसी में। अच्छा, तो ठीक है। मेरे को प्रोजेक्ट कितना दिन का, 3 साल के लिए ले तो लिया, बट मेरे को 1 साल में मेरे को कंप्लीट हो गया, या फिर मेरे को और ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर उसके हिसाब से डिस्काउंट भी मिल गया मेरे को, मैं डिसकंटिन्यू कर दिया, तो तब आप पैसा भी रिफंड हो गया। एक बार फिर से रिपीट करो प्लीज। मैं कह रहा हूँ, मेरे को मान लीजिए मेरे को 3 साल का रिक्वायरमेंट है, तो 3 साल के लिए मैंने रिजर्व बीएम तो ले लिया हूँ। अभी मेरे को 1 साल के बाद ही मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, या फिर मेरे को डिसकंटिन्यू करना है, तो इन दैट केस मुझे डिस्काउंट भी मिल गया और मुझे पैसे भी रिफंड आ गया, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, राइट? एग्जैक्टली exactly. आपकी मशीन जो है ना वो दूसरे पार्ट में चली जाती है। एक मशीन का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। अम, जो मशीनें रिजर्व रहती हैं और बायबैक हो जाती है ना, कंपनी क्लाइंट हम्म। जो है बायबैक कर दिया या यूजर बायबैक कर दिया ना, तो उस मशीन को किसी दूसरे दूसरे पार्ट में इसको ऐड कर देते हैं। पार्ट बिल्कुल याद नहीं आ रहा है अभी। स्पॉट इंस्टेंसेस, हाँ, उसको स्पॉट इंस्टेंसेस में रख देते हैं। अच्छा, मतलब लो कॉस्ट में। लो कॉस्ट नहीं, लो कॉस्ट नहीं होती। हाँ डेफिनेटली लो कॉस्ट होती है। स्पॉट इंस्टेंसेस क्या होते हैं ना, स्पॉट इंस्टेंसेस ये होते हैं कि देखो दो तरीके से वीएम हम खरीदते हैं, राइट? हम्म। लैपटॉप खरीदते हैं, लैपटॉप की बात कर लेते हैं ना फिजिकली। हम क्या करते हैं कि एक तो ये हमने डिसाइड कर दिया कि मेरा यू कैन गो विद द डिवाइस विद बजट। हम्म। ठीक है, यू कैन गो विद बजट, राइट, कि मेरा राइट। बजट है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाई 35,000 से ज्यादा हम नहीं पे कर पाएंगे, बट मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे डेस्कटॉप चाहिए। तो आपने फिक्स कर दिया ना अपना अमाउंट कि हम्म। 35,000 मेरा फाइनल बजट है। दूसरा ये है, मेरी रिक्वायरमेंट है 32 GB रैम, कोर i7 12th जनरेशन, 1 TB SSD, 2 TB HDD। आई डोंट केयर अबाउट द बजट। गॉट इट? सो उसमें ओके। आपने कॉन्फ़िगरेशन बताया, बजट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपसे, राइट? लेकिन हम्म। जिन बंदों के लिए जब हम अपने बजट पे जाते हैं ना, वो होता है स्पॉट इंस्टेंस। अब जब आप स्पॉट इंस्टेंस परचेज करोगे ना, तो उसमें पूछेगा हाउ मच यू रेडी टू पे, आप कितना पे कर सकते हो। तो मैंने प्लान किया कि आई एम रेडी टू पे 2.5 रुपीज पर आवर, या 2.0 रुपीज पर आवर। ये मैं उस एज्योर को बताऊंगा। एज्योर विल आइडेंटिफाई फ्रॉम द बैक एंड कि भाई इस बजट में कोई वर्चुअल मशीन है, वो लिस्ट में चेक करेगा, स्पॉट इंस्टेंस इसी को बोलते हैं, लिस्ट में चेक करेगा और हमें हैंड ओवर कर देगा कि भाई आपके बजट के अकॉर्डिंग आपका इंस्टेंस मिल गया। ऑल तो गुड। उसमें कॉन्फ़िगरेशन मैटर नहीं करता, मतलब मान लीजिए मेरा नहीं बजट के हिसाब नहीं से उन्होंने एकदम लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम दिया, बट वो काम का नहीं हुआ है मेरे लिए। नहीं, तो आपने बजट आपने डिसाइड किया ना। अब अगर मैं 25,000 रुपए लेकर के किसी शॉप पे जाता हूँ लैपटॉप परचेज करने के लिए, तो डेफिनेटली वो हमें 4 GB रैम वाला लैपटॉप देंगे या 2 GB रैम वाला लैपटॉप देंगे। एज इट इज एज्योर Okay. पोर्टल के ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो जितना बजट उतने अकॉर्डिंग आप ये मेंशन कर सकते हैं। सारे देते हैं, नॉट ओनली द एज्योर, अमेजन भी आपको यही ऑप्शन देता है, गूगल क्लाउड भी यही हम्म। ऑप्शन देता है, स्पॉट इंस्टेंसेस हर जगह पे रहते हैं। ऑल गुड प्लीज। ओके। ओके। इसमें डिस्काउंट कैसे डिसाइड होगा? इसमें स्पॉट में, नहीं नहीं, हाँ, ये रिजर्व वीएम के अंदर जो है वो on what basis they are decide the discount for the user, मतलब। दो चीजें मायने करती हैं इसमें। हम्म। द वैलिडिटी और द एज ऑफ योर एज्योर अकाउंट, ठीक है, नंबर ऑफ सर्विसेज दैट यू आर करेंटली that you have already established। आपके पोर्टल पे, आपका पोर्टल की एज क्या है, आपके अकाउंट की एज क्या है, हम्म। और दूसरा आपके पोर्टल पे कितनी नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये ठीक, जब हम परचेस करेंगे ये तो हमें दिखेगा कि ये इतना, मतलब वो
जैसे प्राइसिंग कैलकुलेटर में हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट वगैरह सब दिखता है, तो उसमें जब परचेस करने के टाइम पे अपने को ये दिखेगा, ये कैलकुलेशन के इफ यू आर परचेसिंग so and so then you are getting this much of discount. हाँ एग्जैक्टली उसमें सारी लिस्ट मिलेगी ना कि कितना डिस्काउंट हमें मिल रहा है. इट विल गिव यू द Okay, कंप्लीट इंफॉर्मेशन. got it. डिस्काउंट तो ड्यूरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, मतलब मैं अगर 5 years के लिए जा रहा हूँ तो इसमें ज्यादा. सारी चीजें मतलब डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस. आप भी अगर आप ऑन करोगे इस एज्योर पोर्टल को तो आप भी यही सब क्राइटेरिया दोगे. अगर मेरे को मशीन चाहिए तो आप बोलोगे कि ये सारी फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल करो. डेफिनेटली विल गिव यू. ऑल ओके अबाउट रिजर्व. यस. Yep. अगला पॉइंट है अपने पास विच इज रिलेटेड टू द डेडिकेटेड है ना. और ये भी मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है बट अगर हम इसको टेक्निकली देखें ना तो इसका ज्यादा कॉस्ट पड़ता नहीं हमें. डेडिकेटेड में क्या होता है ना, जैसे फाइनेंस की कंपनी हो गई, बैंक वगैरह हो गई है ना, ये सारे के सारे जो बैंक वाले या जो व्हाट वी कैन से दैट फाइनेंस रिलेटेड जो थोड़ा सा लाइक एज अ they want to establish these resources with their with this high level of security में वो बनाने की कोशिश करते हैं. वो always they always try to establish their resources with dedicated. इसमें क्या होता है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ये आपका Azure का बैकएंड हो गया मतलब, और ये हमारा Azure का पोर्टल हो गया. ठीक है. बाय डिफॉल्ट ये आपका शेयर्ड रहेगा, ये आपका शेयर्ड रहेगा, ये आपका शेयर्ड रहेगा. डेडिकेटेड के लिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी क्लाइंट को, सॉरी Azure को बतानी पड़ेगी. कैसे? अब आपको चाहिए सिस्टम. ठीक है, सिस्टम इन द सेंस चाहिए 10 मशीनें चाहिए या 20 वर्चुअल मशीन्स चाहिए. ठीक है. एंड यू वांट टू एस्टैब्लिश द डेडिकेटेड इन्वायरमेंट. आप इसको डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. यू नीड टू बाय हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस डेडिकेटेड होस्ट. ठीक है, आपने एक हाई डेडिकेटेड होस्ट कॉन्फ़िगर किया. डेडिकेटेड होस्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने क्या किया, GB ऑफ रैम. एक एग्जांपल है बस. रैम हमने चूज किया और 8 कोर ऑफ सीपीयू चूज किया. ठीक है ना. स्टोरेज का काउंट नहीं होता है, ये दो चीजें हमारी काउंट होती हैं. हाँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो डिसाइड करेगा वीएम. ये हमने दो चीजें काउंट कर ली. अभी 64 GB में हम एक वीएम क्रिएट करते हैं, दो वीएम क्रिएट करते हैं, 4 वीएम क्रिएट करते हैं. ये आपकी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन से स्टैब्लिश कर सकते हो. अब जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा ना वो आपके होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. इसको हमने 8 GB दे दिया, इसको हमने 4 GB दे दिया, इसको हमने 4 GB दे दिया, इसको हमने 6 GB दे दिया. रैम की बात कर रहे हैं. तो ये जो हार्डवेयर है ना ये छोटी छोटी वर्चुअल मशीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और ये आपका डेडिकेटेड है, ये किसी के साथ शेयर नहीं है, किसी दूसरे अकाउंट के साथ इसको शेयर नहीं किया गया. विच इज अ फिक्स्ड, विच इज अ डेडिकेटेड फॉर टेनेंट फॉर पर्टिकुलर अकाउंट है ना. सो जिसका सिक्योरिटी भी मिल गई आपको और प्लस यहाँ पे सर्विसेज भी आपकी लाइक एज आपकी रन हो गई. दैट मीन्स डेडिकेटेड में हम लोगों को होस्ट के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा. होस्ट की डिटेल्स मिलेगी, उसके बैकएंड में कुछ नहीं कर पाएंगे हम. अच्छा, होस्ट का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा आपको. ना क्योंकि आपके पास 64 GB रैम है हाँ. वाला है, 8 कोर का प्रोसेसर है या जो भी है. चेंजेस हम तो कुछ वो नहीं कर पाएंगे बैकएंड के होस्ट में है ना. अच्छा, होस्ट के ऊपर कोई कंट्रोल मैनेज नहीं कर सकते उसको. नहीं नहीं नहीं, आप केवल वीएम में मैनेज करोगे, आप वीएम में चेंजेस करोगे. तो होस्ट में कौन सा ओएस रहेगा वो भी एज़्योर ही डिसाइड होस्ट में करेगा. ओएस नहीं रहता, होस्ट में ओएस नहीं अच्छा, रहता. होस्ट में सिर्फ अन्य जो मशीन जो भी रहेगा. प्लेटफॉर्म होगा वो डिस्क्लोज भी नहीं करते. होस्ट कौन से हो सकते हैं, सिट्रिक्स का जेन सर्वर होस्ट होता है, हाइपरवाइजर होस्ट होता है, ईएसएक्सआई होस्ट होता है ना. ओके. और ये कभी हाँ, हाँ. डिस्क्लोज नहीं करते किसी कंपनी के बारे में कि मैं हाइपरवाइजर यूज कर रहा हूँ या सिट्रिक्स यूज कर रहा हूँ या जेंसर ईएसएक्सआई यूज कर रहे हैं. दे नेवर डिस्क्लोज. ओके. वो सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं
कि ये एज्योर का पोर्टल है, ये एज्योर की वीएम है, ये एज्योर का होस्ट है, राइट? दे नेवर डिस्क्लोज अबाउट द बैकएंड होस्ट, ठीक है? लास्ट वर्चुअल मशीन का जो फंडा है ना, वो है VMSS, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। बहुत अच्छी सर्विस है ये एज्योर पोर्टल की। डेडिकेटेड के अंदर डेटा स्टोर कहाँ पे होगा? डेटा स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्ड डिस्क की होगी, जो कि होस्ट का पार्ट नहीं है। हार्ड डिस्क हमेशा सेपरेट रहता है किसी भी होस्ट से, किसी भी वर्चुअल मशीन से। जब आप वीएम तो बनाएंगे, जब आप वर्चुअल हम्म मशीन बनाएंगे, वहां पे स्टोरेज डिसाइड करेंगे, मुझे 25 GB चाहिए, 30 GB चाहिए, 40 GB चाहिए, 100 GB चाहिए, 1 TB चाहिए, वो उस टाइम पे बना दो। उसका होस्ट से कोई मतलब नहीं ना। एक डिपार्टमेंट है इनका, स्टोरेज का डिपार्टमेंट है, एक हार्ड डिस्क डिस्ट्रीब्यूट करने का। नहीं तो इसमें डेडिकेटेड में चार्जेस अपने को रैम और सीपीयू के ये लेगा। अभी एग्जैक्टली, स्टोरेज हमें अलग से परचेज करना है, राइट? हार्ड डिस्क का चार्जेस अलग जाएगा, सारी एक सर्विस का अलग चार्जेस जाता है, ओएस का चार्ज ओके। अलग जाता है, ठीक है? होस्ट में आपको केवल दो चीजें मिलती हैं, सीपीयू के थ्रेड्स मिलते हैं, जीपीयू मिलता है, और आपका रैम मिलती है, दैट्स इट। ओएस का चार्ज अलग जुड़ेगा, स्टोरेज का चार्ज अलग जुड़ेगा, ठीक है? ओ पब्लिक ओके। आईपी एड्रेस का चार्ज अलग जुड़ेगा। ओके। तो ये रिजर्व और ऑन डिमांड के केस में हम लोग जैसे देख रहे हैं, हम लोग शेयर्ड होस्ट मिल रहा है, और डेडिकेटेड में हम लोगों को डेडिकेटेड होस्ट मिल रहा है जिसके अंदर हम लोग VMs क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या सिक्योरिटी मैटर करते हैं क्या डेडिकेटेड और रिजर्व शेयर्ड में? करेक्ट। सो इसमें क्या होता है कि हमारा एक तो फिक्स मशीन मिल जाएगी बैकएंड से, एज्योर की तरफ से, जिसमें किसी दूसरे टेनेंट का इन्वॉल्वेशन नहीं रहेगा, किसी दूसरे अकाउंट का इन्वॉल्वेशन नहीं रहेगा। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, जैसे मतलब यहाँ पे डेडिकेटेड में मेरे को सेपरेट ही होस्ट मिल गया, उसके अंदर मैं VMs क्रिएट कर। रिजर्व के केस में देख रहा हूँ तो उसमें मुझे शेयर्ड मतलब होस्ट के अंदर मुझे को ओनली VMs से मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं मान लीजिए VMs मिल रहा है, उसमें शेयर्ड होस्ट में मल्टी और दूसरा टेनेंट का भी VMs है, वो तो हमें तो दिख नहीं रहा है, हम लोग को पता ही नहीं है। नहीं, बट बहुत वहाँ पे तो सिक्योरिटी रहेगी उसमें, बहुत सारी सिक्योरिटी रहेगी। ऐसा कोई नहीं है कि हमारी वर्चुअल मशीन कोई दूसरा देखे या दूसरी की वर्चुअल मशीन हम देख लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर मतलब कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो नॉट यहाँ पे पॉसिबल ना। सिक्योरिटी, हाँ, तो यहाँ पे फिर सिक्योरिटी मतलब ये भी तो एक डेडिकेट ही हो गया, मतलब उसमें कनेक्ट, मतलब हम लोग डेडिकेटेड में इसलिए जा रहे हैं ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो, बट रिजर्व पर इसमें ऑन डिमांड में भी तो कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। ये हम कहते हैं ना, ये एज्योर कहता है, ये एज्योर कहता है कि बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कोई सिक्योरिटी का पंगा नहीं रहेगा, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दैट। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, एक पर्टिकुलर होस्ट में अगर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं, तो अटैकर और हैकर जो होते हैं ना, वो एक कदम आगे रहते हैं, दैट दे कैन डू दैट इन फ्यूचर। पॉसिबिलिटीज हैं, होगा नहीं ओके। होगा विच इज अ सेपरेट पार्ट, बट पॉसिबिलिटीज तो है ना, कि ओके। टेनेंट, उस टेनेंट वाले ने भी सेम वीएम क्रिएट कर रखी है, इस टेनेंट वाले, कोई भी अगर छोटा सा लूप हो मिला अटैकर को, हैकर को, वो डेफिनेटली चीजों को इम्प्लीमेंट कर देगा, है ना? तो हम फ्यूचर को सेव करके चलते हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम, हम अपनी तरफ से कोई भी लाइक ऐसे गलती नहीं करेंगे, है ना? विल ट्राई टू प्रोटेक्ट अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। ओके, सो इफ वी कंपेयर ऑन डिमांड, रिजर्व एंड वीएमएसएस, डेडिकेटेड फिर अपने को कॉस्टली पड़ेगा, राइट? डेफिनेटली कॉस्टली पड़ेगा ना, ये आपका आपका टेनेंट पे बाइंड होगा हम्म। ये डायरेक्टली हमारे टेनेंट पे बाइंड होगा ना। यू आर द ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर होस्ट, एज यूर उस मशीन को, उस हार्डवेयर को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। इसका प्रॉपर एसएलए होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा कि ऐसा कुछ होता है तो आप लाइक क्लेम कर सकते हो, क्लेम डायरेक्टली एज्योर सारे प्रोवाइडर देते हैं, नॉट ओनली द एज्योर। हाँ, और दूसरे के वो दूसरी सारी चीजें हैं, जैसे ओएस का लाइसेंस हो गया, फिर स्टोरेज हो गया, फिर पब्लिक आईपी या कुछ भी, हमने जो भी चार्जेबल चीजें हैं एज्योर के अंदर, वो हम अगर
कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसके हम्म, भी एडिशनल चार्जेस हमें पे करने हैं। इसके तो देने ही है, उसके भी देने पड़ेंगे। राइट, वो तो नॉर्मल वर्चुअल मशीन में भी है। नॉर्मल वर्चुअल मशीन में भी सारा कलेक्शन करके ही ये पेमेंट आती है हमारे पास। रैम का अलग, सॉरी, ओएस का अलग, स्टोरेज का अलग, है ना, पब्लिक आईपी एड्रेस का अलग, सबका चार्ज अलग अलग रहता है। एक है तो अपने पास एज्योर कैलकुलेटर, वहां पे हम जब चलेंगे ना तो विल डिस्कस अबाउट द चार्जेस। तो इसका फिर क्या फायदा हुआ इसका? सिक्योरिटी पहली चीज, मैनेज मल्टीपल रिसोर्सेज एज पर आवर रिक्वायरमेंट, सेकेंड पार्ट। तीसरा, डेडिकेटेड है, फ्लेक्सिबल है, 4 GB वाली मेमोरी को 8 GB में कन्वर्ट कर लेंगे, 16 GB में कन्वर्ट कर देंगे, चार्ज कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम डेडिकेटेड होस्ट का पे कर रहे हैं, वीएम का नहीं पे कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स रिलेटेड टू द डेडिकेटेड। ऐसे ही नहीं क्लाउड प्रोवाइडर ने डेडिकेटेड ऑप्शन को हर एक पोर्टल के साथ ऐड किया है, एज्यूर के साथ, AWS के साथ, गूगल क्लाउड के साथ, अलीबाबा क्लाउड के साथ, विच इज रियली यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो उसने जो जो बाउंड्री डिफाइन करके दी है 64 GB रैम या वॉट एवर कोर ऑफ CPUs, if you are using it or not, you have to pay the charges for that, right? एग्जैक्टली। Got it. चलिए Okay. लास्ट अच्छा, VMSS पे और एक बात कर चीज सर, लेते हैं। जैसे एक सर्वर हम जैसे वीएम एक होस्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल वीएम्स क्रिएट कर रहे हैं, वैसे हम्म, ही एक अगर फिजिकल सर्वर के अंदर तो मल्टीपल होस्ट क्रिएट कर सकते हैं ना, तो ये भी तो एक टाइप का शेयर्ड ही हो गया। नहीं नहीं, होस्ट अलग अलग स्टैब्लिश, होस्ट अलग अलग स्टैब्लिश एक एक हार्डवेयर पे, एक इंडिविजुअल हार्डवेयर मल्टीपल होस्ट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ। यू कैन डू दैट, बट एक समय में केवल एक ही ऑन कर पाएंगे आप। गॉट इट व्हाट आई एम नहीं सेइंग? नहीं, मतलब नहीं, हम लोग मेरा पॉइंट ये जो है, जैसे जैसे हम लोग वीएम कर रहे हैं एक होस्ट के अंदर मल्टीपल, हम लोग जो एक 64 GB रैम 8 कोर सीपीयू या उसके साथ हम लोग एक होस्ट मिला है, उसके अंदर मल्टीपल हम लोग उस अप टू दिस बाउंड्री हम लोग मल्टीपल वीएम्स क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही हाँ अगर जी, बैकएंड में देखा जाए तो एक होस्ट भी तो किसी सर्वर पे, फिजिकल सर्वर पे होस्टिंग होस्ट कर रहे हैं, तो हाँ, वहाँ पे भी तो हाँ मतलब वहाँ पे भी तो मतलब एक सर्वर का तो मल्टीपल होस्ट भी तो क्रिएट हो रहा है, तो वो नॉट भी एक पॉसिबल, टाइप का तो शेयर्ड ही हो नॉट गया। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा बेस मशीन है, ठीक है, हम्म 32 GB रैम, कोर i7 12th जनरेशन प्रोसेसर, 512 MB GB ऑफ SSD, 1 TB ऑफ हार्ड ड्राइव, ठीक है, HDD। अगर मैं इसके ऊपर ESXi इंस्टॉल करता हूँ, हम्म 2 इंस्टॉल कर लिया, 3 इंस्टॉल कर लिया, 4 इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, हम्म। एक समय में कितने OS आप यूज कर पाओगे, कितने होस्ट यूज कर पाओगे? इस पर डुअल बूटिंग है। अभी हम विंडोज 11 पे हैं, मैं रीस्टार्ट करूंगा तभी तो लिनक्स लॉगिन होगा ना। हम्म। जब लिनक्स लॉगिन होगा तो विंडोज 11 नहीं आएगा। एक समय में एक ही होस्ट बनेगा एक हार्डवेयर पे, मल्टीपल होस्ट पॉसिबल ही नहीं बन सकते। आप इंस्टॉल करके रख लो, बट चलेगा एक ही ना एट ए टाइम। रन तो एक ही ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा नहीं। और कभी भी कंपनी हाइपरवाइजर टाइप 2 का इस्तेमाल नहीं करती जो सेटअप अ होस्ट। होस्ट को स्टैब्लिश करने के लिए हमें हमेशा हाइपरवाइजर टाइप 1 की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओके। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द VMSS। और VMSS में अपने पास जो पार्ट है, विच इज, ये क्या है? बल्क VM क्रिएशन। बल्क VM क्रिएशन, आप यहाँ पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, 0 से लेकर के 1000 VM आप एक सिंगल क्लिक पे कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, लोड बैलेंसर VM क्रिएट करते समय ही बना सकते हैं। नंबर 2, लोड बैलेंसर तैयार किया जा सकता है। नंबर तीसरा, इसमें ऑटो स्केलिंग का फीचर रहता है। नंबर 4, कभी भी होस्टिंग के लिए अगर हम मशीन बना रहे हैं ना, तो वी ऑलवेज ट्राई टू यूज
VMSS, हमेशा VMSS का हम इस्तेमाल करेंगे होस्टिंग पर्पज के लिए। चाहे वेबसाइट होस्ट करो, एप्लीकेशन होस्ट करो, या ईमेल सर्विसेज होस्ट करो, XYZ जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, we always proceed with the VMSS. All good? उसका रीजन क्या है होस्ट? मल्टीपल VM मिल जाती है, सबसे बड़ा पार्ट तो ये है ना। मल्टीपल वीएम्स तो मिल जाएगा, बट मल्टीपल उसके लिए तो पैसा भी तो उस हिसाब से ही चार्जेस बात रिक्वायरमेंट की क्रिएट होती करे। है, चार्जेस इज अ सेपरेट पार्ट। ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है। ऑटो स्केलिंग तो हम लोग फिर डेडिकेटेड व रिजर्व में नहीं कर सकते? विच इज अ सेपरेट मेथड। वहां का जो ऑटो स्केलिंग होगा वो इस ऑटो स्केलिंग से अलग होगा। अच्छा। उसमें आपको बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी एडिशनल टास्क, एडिशनल सर्विस ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इट विल गिव अस ऑप्शन, ये डेडिकेटेड ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ओके। एंड लोड बैलेंसर इसमें कैसे काम करेगा? सेम जैसे पहले काम किया था पुराने वाले में, एज इट इज। बट इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि VM क्रिएट करते करते आप डायरेक्टली LB को तैयार कर सकते हैं, लोड बैलेंसर ऐड कर सकते हैं। हाँ, ओके। ठीक है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। सिर्फ वर्चुअल मशीन बनाने से नहीं चलेगा, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द वे, द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, एंड definitely we also need to know about the procedure and benefits। ये सारा कुछ हमें माइंड में रख के चलना पड़ेगा। ऐसे ही नॉर्मल वर्चुअल मशीन हम नहीं क्रिएट करके देंगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट? सो ये हम जब मतलब कोई नए प्रोजेक्ट के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होंगे और जब PM सेटअप करने रहेंगे हमें, तो ये अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ हम जाएंगे, राइट? कौन सी मेथड के साथ, रिजर्व या फिर डेडिकेटेड या व्हाटएवर इट इज। राइट। ओके। इवन इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो यही प्रोसीजर फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशंस? डेफिनेट। हम रियल वर्ड और ट्रेनिंग को हम इतना ज्यादा सेग्रीगेट क्यों करते हैं? नहीं, आई डोंट नो कि क्या नो, चल रहा है वगैरह सब, इसलिए मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं नहीं नहीं, तो वी कैन नॉट कंपेयर इट कि रियल वर्ल्ड में क्या होगा और ये क्या होगा। अगर हम कोई डेमो या सिमुलेटर पे काम करते तो आई थिंक उसमें क्वेश्चन बनता कि क्या रियल वर्ल्ड में भी ऐसे होता। अगर मैं पैकेट ट्रेसर के थ्रू आपको नेटवर्किंग बताता, वीनेट छोड़ करके, हम्म। उठा के डिब्बे 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 ऐड कर दिए और कंसीडर कर लिया ये VM है ना। राइट। पैकेट ट्रेसर पे पूरा कोर्स उसमें हो गया, नेटवर्किंग हो गया। तब क्वेश्चन बनता कि हाँ रियल वर्ल्ड, वी आर यूजिंग जेन्युइन पोर्टल, और यही पोर्टल आपका रियल इन्वायरमेंट में यूज होता है। The services that we are trying to implement, the discussion that we are doing, which is a real, और ये इंफॉर्मेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इट विल हेल्प यू। जिस दिन हम एज्योर एडमिन या इंजीनियर की पोस्ट पे, प्रोफाइल पे हम जब जॉब करना स्टार्ट करेंगे ना, दैट टाइम यू फील कि ठीक है ये सारी चीजें हमारे पास है। और वही चीज आप कंसल्ट करोगे, आप कंसल्ट करोगे अपने क्लाइंट को कि आप इस पे जाओ, आप इस पे जाओ, डेडिकेटेड नहीं ये खरीदो, VMSS नहीं ये खरीदो, लाइक दैट। तो कोई गैप नहीं है रियल में और हमारी ये जो पोर्टल और जो सर्विसेज हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें रियल और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। डन। राइट। तो ये हो गई बेसिक सी डिस्कशन, ये हो गया अपने पास वर्चुअल मशीन सेट विच इज कंप्यूट पार्ट। और बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस कर की। गेटवे हमारा बन गया है, वर्चुअल गेटवे हमारा रेडी है, बट इसमें अभी हमें कम से कम 1 घंटे का और टाइम लगेगा। सो आज की इस क्लास के लिए यहाँ तक रखते हैं। आई शेयर यू द रिकॉर्डिंग 1 से 1.5 घंटे के अंदर। आप गो थ्रू करो, नोट्स बनाओ, और
वी आर गोइंग टू रिज्यूम विद VPN। उसके बाद फिर कंप्यूट वाला पार्ट, ये जो तो थ्योरेटिकल में डिस्कस किया है ना, ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ऑल राइट, ओके, चलो, थैंक यू सो मच। वी आर गोइंग टू कनेक्ट नेक्स्ट वीक और देन स्टार्ट कंप्यूट सर्विसेज, और फिर उसके बाद लास्ट मॉड्यूल बचेगा। कंप्यूट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये टेक केयर एवरीवन। या DDoS प्रोटेक्शन मतलब ये मॉड्यूल का पार्ट है नेटवर्किंग का या फिर? ऑलरेडी कंप्लीटेड। डीडॉस में कुछ नहीं करना है हमें। जब वीनेट बनाते हैं ना, तो उसमें डीडॉस सिक्योरिटी होती है, उसको चेक मार कर देना है। चेक ओके सेलेक्ट तो करना वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना, जो रोबोटिक अटैक्स है ना, उनको मॉनिटर हम्म, करना और उनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। सिंपल। Yep. हम्म, got it. ठीक है। मेरा एक चीज क्लियर नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक, जैसे भी नेटवर्किंग पार्ट में कोई ट्रैफिक अगर आ रहा है, मतलब कोई हम लोग ट्रैफिक फॉलो करें, तो कौन से सर्विस के पास कौन सा सर्विस हम लोग या